5 यूनिट है सर। हाँ, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आपका जो सब्जेक्ट है एक्चुअली दैट इज ऑन ड्रग डिजाइनिंग, राइट, ड्रग डिजाइन। जी। तो इसका जो बेसिक कंटेंट है, आपका जैसे फर्स्ट ईयर में जो सब्जेक्ट कंप्लीट हुए हैं और यूजी लेवल पे आपने बीएससी किया हुआ है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी से। तो इसमें जो आपको देखना है बेसिकली ड्रग मॉलिक्यूल को आपको डिजाइन करना है। ये जो सब्जेक्ट आपको बताना चाहता है, ये बताना चाहता है कि हाउ यू कैन डिजाइन अ ड्रग मॉलिक्यूल। तो आपने जैसे इंडस्ट्री में वर्क किया हुआ है, तो जी। प्लांट में काम किया आपने या बल्क ड्रग या फॉर्मुलेशन प्लांट में? मैं क्यूसी में थे, क्वालिटी कंट्रोल में। क्यूसी में। तो जो इंडस्ट्री था वो क्या बनाता था, एपीआई या फॉर्मुलेशन? फॉर्मुलेशन सर। अच्छा, सिरप कैप्सूल टैबलेट ये बनता था। जी, फिनिश प्रोडक्ट जी। ओके ओके। तो ये थोड़ा सा उससे डिफरेंट है, बिकॉज आपको यहाँ क्या करना है, हम लोग जो बात करना चाहते हैं, हम लोग बात करना चाहते हैं कि अगर आप कोई नया ड्रग मॉलिक्यूल डिजाइन करें तो आपके पास में क्या नॉलेज होना चाहिए बेसिकली। ठीक है। तो ये आपको बताएगा कि जो एपीआई है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, वो कैसे जनरेट होता है, या उसके लिए जो बेसिक बैकग्राउंड है वो क्या चाहिए आपको। ठीक है। तो जी। जैसे आपने जी। फर्स्ट ईयर में भी आपका जो एग्जाम है वो कंप्लीट हुआ है, तो अब तक आपको जी। ये बेसिक आइडिया लग गया होगा कि ड्रग होता क्या है और ड्रग के नंबर ऑफ कैटेगरीज कितने हैं, और हर कैटेगरी के अंदर जो मॉलिक्यूल काम कर रहे हैं वो कौन से मॉलिक्यूल है। ठीक है। जी। बिकॉज जो फॉर्मुलेशन है, या टैबलेट है, कैप्सूल है, पेरेंट्रल है, ठीक है, तो वो फॉर्मुलेशंस आपको बेसिकली बताते हैं कि वो तैयार है और जो पेशेंट है उसको वो एक्सेप्ट करे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट फॉर्मुलेशन के अंदर एक्चुअल मॉलिक्यूल जो काम कर रहा है, जिसको हम एपीआई कह रहे हैं, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, वो क्या है। ठीक है। तो जैसे अगर अभी पैरासीटामोल का कोई टैबलेट है, तो वो टैबलेट है तो उसके अंदर जो एक्सीपिएंट्स हैं वो भी रहेंगे और ड्रग मॉलिक्यूल भी रहेगा, बट जो बेसिक एक्शन है वो ड्रग मॉलिक्यूल का है और इसीलिए आप उसको ले रहे हैं। ठीक है। तो जी। अब वो जो मॉलिक्यूल है ऑलरेडी बना हुआ है। ठीक है। तो ऐसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ड्रग मॉलिक्यूल हमारे पास ऑलरेडी है जो डिजीज से फाइट करने में ऑलरेडी काम कर रहे हैं। अलग अलग टाइप की डिजीज है। ठीक है। डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, ठीक है, वो कार्डियोवास्कुलर है, लिपिड प्रोफाइल बढ़ा हुआ है, इन्फेक्शन हो गया है, अभी कोविड 19 का टाइम चल रहा है तो इसके लिए भी काम हो रहा है कि जो वैक्सीनेशन पार्ट है, एंटीबॉडी जो फॉर्मेशन हो रहा है, तो स्ट्रक्चर लेवल पे क्या हो रहा है इसको फाइंड आउट करने की वो कोशिश की जा रही है। ठीक है। तो जी। ये जो डिजाइनिंग है ये कैसे हो और इसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ये प्रिडिक्शन एंड सिलेक्शन ऑफ सेंट्रल मोइटी, यानी कि जैसे कोई ड्रग मॉलिक्यूल है तो उसमें एक तो न्यूक्लियस पार्ट है जो बेसिक स्ट्रक्चर को लिए हुए हैं, और बाकी पार्ट क्या है, उसमें फंक्शनल ग्रुप है। यही तो होता है ड्रग मॉलिक्यूल। एक तो क्या होगा कि वो जिस कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है उसका एक सेंट्रल न्यूक्लियस होगा जो सबके लिए सब में कॉमन होगा। आपने अभी जैसे जो फर्स्ट ईयर में स्ट्रक्चर को बनाया होगा और प्रैक्टिस किया होगा, तो जो जितने भी ड्रग के आपने स्ट्रक्चर बनाए हैं वो अपनी कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और जी। रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने न्यूक्लियस को लेके, यानी कि एक बेसिक स्ट्रक्चर उन सब में कॉमन है, राइट। जी। और जो डिफरेंस हो रहा है वो फंक्शनल ग्रुप्स के चलते हो रहा है। ठीक है। और वो जो डिफरेंस है उसके चलते उनका जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी है उसमें डिफरेंस हो रहा है। ठीक है। तो जी। ये जो डिजाइनिंग पार्ट है ये बेसिकली आपको सबसे पहले तो न्यूक्लियस आप क्या सेलेक्ट करें इसके ऊपर बात आएगी, क्योंकि अगर आप ड्रग डिजाइन करना चाहते हैं, आपका इंटरेस्ट है, तो आप ये सोचेंगे कि पहले स्टार्टिंग कहाँ से करें। ठीक है।
तो आप मॉलिक्यूल को फोकस करेंगे, उनके न्यूक्लियस को फोकस करेंगे, या फिर आपका फोकस होगा इसका जो टारगेट है, जो ड्रग टारगेट है, कि यानी कि मान लीजिए जो डिजीज की जो कंडीशन बन रही है तो उसके अपने अपने रिसेप्टर और जो टारगेट है वो जनरेट हो रहे हैं, तो उनका जो स्ट्रक्चर है वो एक पर्टिकुलर डिजाइन को ही लेगा और फिर अपना जो एक्शन है वो शो होगा। ठीक है, तो ये जो सब्जेक्ट है इसको हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो ड्रग डिजाइन इज द इन्वेंटिव प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग न्यू मेडिकेशन बेस्ड ऑन द नॉलेज ऑफ बायोलॉजिकल टारगेट। तो दो चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है, एक तो मॉलिक्यूल का अपना स्ट्रक्चर, दूसरा जो बायोलॉजिकल टारगेट है जहां पर जाकर उसको अपना एक्शन शो करना है। बिकॉज जब तक ड्रग को रिसेप्टर नहीं मिलेंगे तो एक्शन शो कैसे होगा, बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स तो जनरेट नहीं होगा, क्योंकि जब तक अब वो अपने साइट ऑफ एक्शन पे नहीं पहुंचेंगे तो काम नहीं होगा। अभी अगर हम लोगों को क्लास लेना है, आपको क्लास लेना है, हमको आपको कुछ सब्जेक्ट का नॉलेज देना है, तो जब तक एक प्लेटफॉर्म नहीं होगा तो काम ही नहीं होगा। तो इसलिए बेसिक डिजाइनिंग तो जरूरी है। तो इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक तो स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल का, और सेकंड जो टारगेट है जहां पर जाकर उसको बाइंड करना है। बिकॉज जो न्यूक्लियस का सिलेक्शन होगा वो इन दोनों जो चीजें हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। या तो आपका फोकस है कि मुझे ये जो डिजीज हो रहा है इसको फोकस करना है, इसके जो टारगेट है वो फाइंड आउट करने हैं, और फिर उसके अकॉर्डिंग आप क्या करना चाहते हैं, मॉलिक्यूल को सिलेक्ट करना चाहते हैं। या फिर आपके पास बेसिक न्यूक्लियस है, आप चाहते हैं कि जो रिसेप्टर के अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप फंक्शनल ग्रुप में चेंज करें और वैसा डिजाइन आप बनाएं जो कि डिजीज को ट्रीट करे। तो इन दोनों को साथ में लेके काम करना होगा, मॉलिक्यूल और बायोलॉजिकल टारगेट। In the most basic sense, the drug design involves the design of molecules that are complementary in shape and charged to the molecular target with which they interact and bind. क्योंकि ये जब तक होगा नहीं कि इसका शेप कैसा है, ठीक है, तो अगर हम अभी जो रिसेप्टर्स हैं उसके बारे में भी देखेंगे तो उनका जो बेसिक कंटेंट है वो एक प्रोटीन है। जो बायोकेमिस्ट्री हम लोगों ने कंप्लीट किया आपके फर्स्ट ईयर में, तो वो जो सब्जेक्ट आपके सिलेबस में था वो भी इसलिए था क्योंकि बेसिक जो टारगेट होंगे वो तो हमारे बायोमोलिक्यूल्स ही होंगे, क्योंकि जो बॉडी है उसमें और क्या होगा, आपने जो फूड लिया है वो फूड से आपको न्यूट्रिएंट मिला है, और जो न्यूट्रिएंट है वो या तो कार्बोहाइड्रेट होंगे, लिपिड होंगे, प्रोटीन होंगे, विटामिन होंगे, मिनरल होंगे, एंजाइम वगैरह, यही सब बनेगा जो भी आप फूड मटेरियल लेंगे। तो बेसिक कंटेंट जो बॉडी का है वो तो यही है। अब इसमें आपको जो पर्टिकुलर जो डिजीज कंडीशन है उसके चलते जो प्रोटीन लेवल पे चेंजेस हो रहे हैं उसको समझ के अपने मॉलिक्यूल को डिजाइन करना है। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर जो टारगेट्स हैं, अभी जैसे जो कोविड-19 की बात हो रही है, सो अब बायोलॉजिकल टारगेट इज एनीथिंग विद इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू विच सम अदर एंटिटी इज डायरेक्टेड और बाइंड्स, रिजल्टिंग इन द चेंज इन इट्स बिहेवियर और फंक्शन। तो जैसे ही कोई मॉलिक्यूल कहीं पर जाकर बाइंड करता है, एक बायोलॉजिकल एक्टिविटी जनरेट होती है, तो उसी का फंक्शन, उसका बिहेवियर अकॉर्डिंगली जनरेट होता है। तो आपके फर्स्ट ईयर में जो सब्जेक्ट थे तो फार्माकोलॉजी था उसमें, ठीक है। तो द एग्जांपल ऑफ द कॉमन क्लास ऑफ बायोलॉजिकल टारगेट एंड प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। तो बायोलॉजिकल जो टारगेट है वो मेनली दो टाइप के हैं, एक तो प्रोटीन है, एक न्यूक्लिक एसिड है। जो बायोकेमिस्ट्री में हम लोगों ने देखे हैं टाइप्स ऑफ प्रोटीन और इनके क्या स्ट्रक्चर होते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर, क्योंकि प्रोटीन तो मेन टारगेट है। और फिर है न्यूक्लिक एसिड, अगर आपको जीन लेवल पे और इस टाइप के जो ड्रग बनते हैं, ठीक है, तो इस तरीके से दो टारगेट आपके फिक्स हैं, एक तो प्रोटीन, एक न्यूक्लिक एसिड। तो यहीं से आपका स्ट्रक्चरल पार्ट स्टार्ट हो जाएगा, बिकॉज जो प्रोटीन होते हैं वो क्या होते हैं,
दीज आर द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड, ऐसे डिफाइन करते हैं हम प्रोटीन को, सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड। तो डिफरेंट अमीनो एसिड है, उनके चेन फाइंड आउट करने हैं, और आपको ऑलरेडी पता है कि हम लोगों ने जो क्लासिफिकेशन पार्ट देखा था अमीनो एसिड का, उसमें आपके बेसिक अमीनो एसिड, एसिडिक अमीनो एसिड, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, अमीनो कंटेनिंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो अमीनो एसिड अपने आप में बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप को लेकर है अपने पास में। अब उनका जो सिक्वेंशियल है उसमें जो टारगेट जनरेट हो रहा है, जो इसको हम रिसेप्टर कह रहे हैं, वो पर्टिकुलर वहां पर जो स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट है उसको हमें देखना है। और ऐसा ही न्यूक्लिक एसिड के साथ में। तो बेसिकली ये जो पार्ट है, इट इज द पार्ट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ड्रग डिजाइनिंग को अगर हम देखें तो ये एक रूटीन वर्क में नहीं आता है। अभी जैसे आप बता रहे हैं, आपने जिस कंपनी में काम किया है वो फॉर्मुलेशन प्लांट था, और वहां पर आपने जो क्यूसी डिपार्टमेंट है उसमें काम किया है। तो वो एक रूटीन वर्क है कि उनको जो प्रोटोकॉल पता है कि टैबलेट ऐसे बनेगा, कैप्सूल ऐसे बनेगा, सिरप ऐसे बनेगा, तो बैच वाइज वो बनाते जा रहे हैं, ठीक है। और उसमें जहां जहां पर भी क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग की रिक्वायरमेंट है, उसका सैंपल आपके पास में आता है और आप अपनी रिपोर्ट बना के देते हैं। तो बैच पास है, उसमें कोई प्रॉब्लम है तो ठीक किया जाएगा, ठीक है। तो ये एक रूटीन वर्क चल रहा है, ठीक है। अब आपको अगर ड्रग डिजाइनिंग की बात करनी है तो इट इज बेसिकली a topic of research, ठीक है। So in the past few decades there has been a hiatus in the movement of research and discovery of novel medicinal compounds, because हम लोग अगर एलोपैथिक जो सिस्टम है उसको फॉलो करते हैं तो यहाँ सिंगल मॉलिक्यूलर एंटिटी पे बात होती है। आपका जैसे माइक्रोबायोम में यूजी किया हुआ है आपने, ठीक है। जो माइक्रोबायोलॉजी है वो ये बताता है जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज, यानी कि कोई एक डिजीज के लिए कोई माइक्रोब रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज। ऐसे ही अगर हम ट्रीटमेंट लेवल पे बात करें तो एक ट्रीटमेंट लेवल पे एक मॉलिक्यूल एक पर्टिकुलर जो एलिमेंट है उसको ठीक करेगा, क्योंकि जब डिजीज होगी तो उसमें बहुत सारे जो फैक्टर्स हैं वो सामने आएंगे। तो उन सबको सिम्टोमेटिकली जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मॉलिक्यूल उनके ऊपर काम करेंगे। तो एक एक जो मॉलिक्यूल है वहां पर जाकर काम करेगा, और अगर सिम्टम दो हैं तो फिर हम कॉम्बिनेशन जो थेरेपी है उस पर जाते हैं। So this particular trend in drug development perhaps is augmented due to two vital factors. First is strict empirical rational approach to drug design, and secondly high safety standard of safety and the therapeutic efficacy, together with the tremendous increased cost of research and development, finally the clinical trials. तो ड्रग डेवलपमेंट जो प्रोसेस है उसमें इट इज द फर्स्ट स्टेप, यानी कि आपका डिजाइनिंग क्या है। जैसे भी आपको कोई वो प्रोजेक्ट वर्क करना है, कुछ काम करना है, तो आप सोचेंगे कि किस टॉपिक को सेलेक्ट किया जाए। टॉपिक सेलेक्ट होगा तो आपको पता चलेगा कि ये मेरा टारगेट है और ये मेरा ड्रग मॉलिक्यूल है, तो वहीं से तो कहानी स्टार्ट होगी। तो फिर आपके पास एक स्ट्रक्चर आएगा, फिर आपके पास में उसके जो इफेक्ट हैं उसको आप नोट करेंगे, ठीक है। तो धीरे धीरे आपका प्लान ऑफ वर्क जनरेट होगा, और फिर आपका जो वर्क है वो डिसाइड करेगा कि आपके आउटपुट क्या होंगे। तो मॉलिक्यूलर लेवल पे तो बात होगी, बिना मॉलिक्यूल के तो बात हो ही नहीं सकती है। सो ड्रग डिजाइन और the tailor-made compound aims at developing a drug with high degree of the chemotherapeutic index or specific action. ड्रग डिजाइन या इनको टेलर मेड कंपाउंड भी कहा जाता है, बिकॉज डिजाइन हम लोग कर रहे हैं, जैसे भी अपना अपना जो कंट्रीब्यूशन है। तो इसका जो एम है वो डेवलपिंग ए ड्रग है,
क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे जो फैक्टर्स होते हैं एक डिजीज को लेकर, तो कहीं कहीं रिक्वायरमेंट जनरेट होती है। अभी जैसे जो कोविड-19 का केस चल रहा है, तो हर कोई अपनी अप्रोच इसमें लगा रहा है कि किस तरीके का मॉलिक्यूल डिजाइन किया जाए, किसकी जो एफिकेसी वो बेटर रहेगी, ठीक है। तो स्टार्टिंग में कुछ वो मॉलिक्यूल आए, फिर बाद में फिर चेंज हुए, फिर बाद में चेंज हुए, तो एंटीबॉडी का फॉर्मेशन हुआ, तो फिर वैक्सीनेशन पे बात आई, ठीक है। तो जैसे जैसे एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट सामने आते हैं, वैसे वैसे अप्रोच भी चेंज होती रहती है। सो इट इज अ लॉजिकल एफर्ट टू डिजाइन अ ड्रग ऑन एज मच अ रैशनल बेसिस एज पॉसिबल, thus reducing to the minimum trial and error approach. तो जितना अच्छा आपका डिजाइनिंग पैटर्न होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में हम लोगों ने जो टैगलाइन यहाँ पे यूज किया वो है द प्रेडिक्शन एंड सिलेक्शन ऑफ सेंट्रल मॉइटी। तो जितना अच्छा आपका जो प्रेडिक्शन है वो रहेगा, उतना ही अच्छा आपका सिलेक्शन होगा। क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है अगर आप देखें तो इसमें लास्ट में लिखा हुआ है रिड्यूसिंग टू द मिनिमम ट्रायल एंड एरर अप्रोच। जो हिट एंड ट्रायल काम होता है कि आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, फिर आप उसके अकॉर्डिंगली डिजाइन हो रहे हैं, उससे अच्छा है कि आपका जो प्रिडिक्शन है पहले वो फोकस्ड हो, तो उसमें मिनिमम ट्रायल के चांसेस होंगे और मिनिमम जो एरर है वो जनरेट होंगे। अदरवाइज क्या है कि अगर आपने कुछ प्लानिंग ही नहीं की है और आप ऐसे ही हिट एंड ट्रायल पर आ गए सबको लेके, तो कितने मॉलिक्यूल्स हैं, वो कितनों की ट्रायल करेंगे आप। भाई पता चल रहा है आपको कि भाई कोविड-19 का केस है, तो सारे जो मॉलिक्यूल है उनकी ट्रायल अगर आप वो करने लग जाएंगे तो फिर वो कितना टाइम लगेगा, और फिर उसमें जो एरर है और जो कोस्टिंग है वो सब तो मैटर करेगा ही ना। तो इस फोकस करना होगा कि रिक्वायरमेंट क्या है, यानी कि जो वायरस है वो किस टाइप का स्ट्रक्चर है, उसका नेचर क्या है, और वो जो काम कर रहा है वो क्या काम कर रहा है, कहाँ पर उसके एक्शन शो हो रहे हैं, साइट क्या है उसका। तो फिर ऐसे फोकस होते 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 अब जाके बात आई कि नहीं, एंटीबॉडी जो जनरेट हो रही है वहां से हम अपना स्ट्रक्चरल बेसिस को ले लें, या फिर वो जो जनरेट हो रही है उसी को हम लार्ज स्केल में वो प्रोड्यूस करें, तो वैक्सीनेशन हो जाएगा, ठीक है। सो इट इज एसेंशियली इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ बायोडायनेमिक्स ऑफ अ ड्रग beside the interaction between drug molecules and molecules composing the biological objects. तो इसीलिए हम इसको कहते हैं दैट इट इज अ बायोडायनेमिक्स। डायनेमिक्स का मतलब है कि यहाँ वहां पर बहुत सारे एक्शन है और आपको देखने को मिलेगा अब ये हो गया वो हो गया, ठीक है ना। तो फिर बिकॉज ये जो मॉलिक्यूलर लेवल पे अगर हम देखें तो जो डिजीज में जितने भी एक्शन हो रहे हैं, तो ड्रग मॉलिक्यूल वहां जाकर अपना रोल प्ले करता है और उन सारे एक्शन को अकॉर्डिंगली सप्रेस करेगा, जो नेगेटिव जो एक्शन जा रहे हैं उनको ठीक करेगा, वही तो काम है मॉलिक्यूल का। तो इस तरीके से है बेसिक जो एक्सप्लेनेशन है ड्रग डिजाइनिंग आपको जो देना चाहता है वो ये है दैट इफेक्ट ऑफ बायोलॉजिकल कंपाउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन in terms of molecular structure or precisely the physico-chemical properties of molecules involved। यानी कि जो इंफॉर्मेशन देगा वो बायोलॉजिकल कंपाउंड्स के बारे में देगा, यानी कि बायोलॉजिकल कंपाउंड का इफेक्ट क्या है, बिकॉज ऑलरेडी जहां पर जाकर बाइंड करना है वो बायोलॉजिकल है। ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन, कि जो आपका ड्रग मॉलिक्यूल गया और उसका और जो टारगेट साइट है उसमें जो मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस हुए वो किस टाइप के हुए, जैसे हम लोग इसमें देखेंगे आगे, जो सेकेंडरी जो मैसेंजर हैं उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कि जैसे ही एक मॉलिक्यूल रिसेप्टर से बाइंड होता है तो सेकेंडरी मैसेंजर्स के जो लेवल अप एंड डाउन होते हैं उनकी जो कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज डिक्रीज होती है, उसके चलते बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स आता है। So in terms of molecular interaction of molecular structures,
and precisely the physico-chemical properties of molecule. अब जो मॉलिक्यूल है वो इंटरेक्शन के बाद में कितना हीट जनरेट कर रहा है, उसका सॉल्युबिलिटी क्या है, पीएच क्या है, डिग्रेड तो नहीं हो रहा है, वो अपना काम करने से पहले वो मेटाबोलाइज तो नहीं हो रहा है। तो ये सारे जो प्रोसीजर्स हैं वो हमें ड्रग डिजाइनिंग जो कॉन्सेप्ट है उससे देखने को मिलेंगे, क्योंकि बेसिक जो सिलेक्शन है वो भी डिपेंड करेगा और प्लस उसमें जो आप चेंजेस कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी जो चेंज हो गया एक तो उसको देखना होगा। मान लीजिए आपको नया एक मॉलिक्यूल बनाना है तो कैसे बनाएंगे, ऑलरेडी जो है पहले उसका तो पता होगा कि इतने सारे ऑलरेडी हैं मॉलिक्यूल, फिर आपको पता चलता है जो मेरा टारगेट है वो टारगेट पर्टिकुलर इस टाइप की जो कैटेगरी है उससे कंप्लीट हो सकता है। तो नंबर ऑफ जो ड्रग मॉलिक्यूल थे उसमें से आपने एक कैटेगरी को ले लिया, एक जो कैटेगरी है उसमें जो न्यूक्लियस है वो आपके पास में है। अब उस न्यूक्लियस में ऑलरेडी जितने चेंजेस हो चुके हैं फंक्शनल ग्रुप को लेकर उनकी स्टडी आप करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि ऑलरेडी इतने सारे चेंजेस तो हो गए और उनको आपने जो ट्रायल लिया है उसमें जो रेस्पॉन्स आया है वो ये रेस्पॉन्स है। तो आपको पता चलेगा कि पर्टिकुलरली एक साइट है जिसको अगर आप फोकस करें और वहां पर कुछ चेंजेस करें तो आपको रीजनेबल रेस्पॉन्स मिल सकता है जो आपको रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो ये जो स्टडीज हैं ये फिर आपका वर्क को कॉन्साइज करेंगी और आपको बताएंगे कि आपका बेसिक ड्रग डिजाइनिंग पार्ट कैसे चलना चाहिए, क्योंकि उसमें सिंथेसिस होगा, आइसोलेशन होगा और डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को आप डिजाइन करेंगे, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को डिजाइन करेंगे। बिकॉज जैसे आप लोग रिसर्च में देखें तो एक मॉलिक्यूल के ऊपर काम जो लोग कर रहे हैं उसके ऊपर वो 100, 150, 200 मॉलिक्यूल को वो डिजाइन करते हैं। उसके बाद में जो एक्टिविटीज है उसके लिए सैंपल जाता है, फिर सैंपल जाएगा तो पता चलेगा कि 100 में से 20-25 जो मॉलिक्यूल है उनका रेस्पॉन्स ठीक आया, फिर उनको 20-25 को फोकस किया जाएगा कि उनका जो रेस्पॉन्स आया उसको बढ़ाया जाए। तो बढ़ाने के लिए जो फंक्शनल लेवल पे जो चेंजेस करना है, फंक्शनल ग्रुप को हटाना है, ये करना है, वो करना है, हिट एंड ट्रायल, ठीक है, क्योंकि हिट एंड ट्रायल कुछ तो जाएगा बट वो मिनिमम जाए, हम लोग ये चाहते हैं। तो फिर आप वहां पर चेंजेस हुए तो ऑलरेडी जो स्टडी है उसको आपको चेक करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा, यही तो रिसर्च है। तो फिर आपको फाइनली ये पता चलेगा कि नो दिस इज द चेंज। फिर उसमें आपको एक्सीडेंटली कहें या आपके जो स्टडीज है वो कॉन्साइज होगी तो फिर रिजल्ट सामने आता है कि ये मॉलिक्यूल का रेस्पॉन्स बढ़ गया है और इस मॉलिक्यूल ने डिजायर्ड जो एक्टिविटी है अब तक जितना भी रिपोर्टेड था उससे बेटर रिजल्ट दिया है। तो आप कह सकते हैं कि आपने एक नया मॉलिक्यूल डिजाइन कर लिया। ठीक है, तो इस तरीके से स्टडीज हैं, हम लोग इसके ऊपर कुछ वीडियोस हैं उसको देखते हैं कैसे प्रोसेस होता है। तो आपको मैंने एक स्टडी मटेरियल सेंड किया है, आपने ओपन करके उसको ओपन करिए और एक वो YouTube का लिंक है। तो जो स्टडी अभी आपको करनी है उसका एक बेसिक लेवल है, तो YouTube चैनल है, सब्सक्राइब भी कर लें उसे और उसको रन करके देखें। तो ऑलरेडी वो लेक्चर है तो आपका जो वर्क है वो रिवाइज हो जाएगा। जी होगा।
सर वो थ्योरी वाला जो स्लाइड था वो भी भेज दीजिएगा। हाँ वो भी आ जाएगा और वीडियो के फॉर्म में आ जाएगा, तो आपको वो इजी हो जाएगा रिवाइज करना। जी तो आप देख रहे हैं जैसे, तो जी जो मॉलिक्यूलर लेवल पे अगर हम लोग देखें तो इस टाइप का जो इंटरेक्शन है वो जनरेट होता है। यानी कि आप लोग देख रहे हैं कि जो मॉलिक्यूल है वो जो पूरा एक प्रोटीन स्ट्रक्चर है उसमें एक स्पेसिफिक साइट पे जाकर अटैच हुआ है और वहां पर एक इंटरेक्शन चल रहा है, और इस इंटरेक्शन के चलते सेकेंडरी जो मैसेंजर्स हैं हम लोग आगे देखेंगे तो उनके लेवल में इंक्रीज डिक्रीज होगा और उसके चलते एक कन्फॉर्मेशनल चेंज आएगा। बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं कि जो मॉलिक्यूल है उसमें एक कन्फॉर्मेशनल चेंज आता है, और वो जो कन्फॉर्मेशनल चेंज है वो एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है कि बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स क्या जनरेट हुआ है। ठीक है, तो एक बार वो जो मैंने आपको सेंड किया है